and welcome to G3 online classes. I hope students you are safe and fine at your home and you have enjoyed your holidays. But now it's time to restart our previous work, and now we will move to our 2.4. It's a part of unit 2. It is also a different form of business organization, students, that is the cooperative societies and cooperative organization. Now we are going to start this cooperative societies, but firstly we must know its meaning. Cooperative societies is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा स्वैच्छिक एसोसिएशन है व्यक्तियों का, जहाँ पर व्यक्ति अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होते हैं. इसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच का स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति सबके लिए और सभी व्यक्ति एक के लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प द मेंबर्स हु आर इन नीड. जो पर्सन्स, जो मेंबर्स ज़रूरत में हैं, जिनको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्रिएट करते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें पिक्चर में भी आपको इससे समझाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा है, एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड कर रखा है. व्हाट डज इट मीन? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉपरेशन. Here peoples work for each other. People work for their needs, right? छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और मिलकर एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और छोटी छोटी अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, ताकि वो मार्केट में होने वाले जो कस्टमर्स के साथ चीट किया जाता है उन सब से बच जाएं और अपनी नीड्स को एक अच्छे तरीके से पूरा कर पाएं. राइट, दैट इज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए सिर्फ कुछ लोगों का इकट्ठा होना और एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना ही नहीं है, बल्कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. क्यों कराना पड़ता है इसका रजिस्ट्रेशन? क्योंकि जब तक हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, इसकी वैलिडिटी नहीं होगी और इसके द्वारा किए गए सभी काम void होंगे. void means व्यर्थ होंगे. in case of disputes, the court will not handle all the disputes because we have not registered this cooperative societies act under 1912. रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इसको किसी भी तरह की मान्यता सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी. इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमें 1912 एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना होता है. लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इनके अपने सोसाइटीज़ एक्ट हैं. इन पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 वर्क नहीं करता. इनके अपने सोसाइटीज़ एक्ट हैं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई, इनका अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है. ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और समझनी है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़. ये सोसाइटीज़ क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं अपने मेंबर्स को. क्रेडिट मीन्स उधार. इफ़ दे आर इन नीड ऑफ मनी at this time, these societies provide them credit, right? The next is cooperative housing society. Cooperative housing society work for the housing facilities. This is a simple introduction of these cooperative societies. Here we are having two definition. We can choose any one. The next,
features of cooperative societies or cooperative organization. The first one is voluntarily membership. किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, स्वैच्छिक मेंबरशिप होती है इसमें। हम किसी भी तरह के कास्ट में या रिलीजन के बेस पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर नहीं बन सकते। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दिस डर्टी थिंग्स। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर हम क्विट करना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हमें एक प्रायर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपने मेंबर्स को, और उस पूरे प्रोसेस को फुलफ़िल करने के बाद ही हम उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्विट कर पाएंगे, राइट। और 1 मेंबर 1 वोट, एक मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ही वोट करने का राइट मिलेगा। कैपिटल के लिए इसमें कोई बार नहीं है कि अगर एक मेंबर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 2 बार वोट करने का राइट है। नो, 1 मेंबर 1 वोट। द फर्स्ट इज वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज legal status. The next point is legal status. No association of members can use the word cooperative with its name unless it is registered under the Cooperative Societies Act 1912. कोई भी सोसाइटी अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड तब तक यूज़ नहीं कर सकती जब तक उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर नहीं हुआ है, राइट। After the registration, company can become a separate entity with the reference to its member. You know, जब भी हम किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उस फर्म का एंटिटी अपने मेंबर्स के से अलग हो जाता है थ्रू इट्स कॉमन सील, राइट। कंपनी का उसके मेंबर्स से एग्जिस्टेंस अलग हो जाता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ फॉर एवर, बट द फर्म ऑर्गेनाइजेशन गोज़ फॉर एवर। दैट मीन्स कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंपनी का, तो मेंबर आते रहें जाते रहें, उससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। द नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट्स थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी. Limited liability means the liability of its members are limited to its share or the guarantee given by them. इसमें जिस पर्सन ने जितने शेयर खरीदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में या फिर उसने जितने की गारंटी टेक ओवर किया है उतने तक ही अमाउंट उसको देना है, उससे ज़्यादा नहीं. द नेक्स्ट इज कंट्रोल. द कंट्रोलिंग जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स themselves in a democratic way. In a democratic way, you know ना, प्रजातांत्रिक तरीके से वो मेंबर्स अपने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं. A managing committee is formed for this purpose, which is elected on the basis of voting in the general meeting. एक मैनेजिंग कमेटी भी फॉर्म किया जाता है, मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं वर्क करने के लिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क स्मूथली चलता रहे. Every member has the right to cast only one vote, whatever may be the number of shares he may be holding. जैसे मैंने अभी पहले ही बोला था, अगर एक मेंबर आ रहा है सोसाइटी में, भले ही उसने बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके पास है या बहुत सारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका है, बट इट डजंट बॉदर. उस पर्सन का भी एक ही वोट करने का राइट होगा. 1 पर्सन 1 वोट, राइट. तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट 1 ही होगा. Nobody can behave in autocratic manner in the management system simply by purchasing more share. ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता वो पर्सन, भले ही उसके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं. सिंपली every person has 1 voting right in the cooperative societies, राइट. द नेक्स्ट इज़ सर्विस मोटिव. जैसे अब हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरू में ही बता दिया गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने मेंबर्स की हेल्प करना है जो नीड में हैं. दोज हु आर इन नीड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प देम, नॉट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट.
simple enough profit they can earn, but maximization of profit is not the target of this cooperative society. Serving motive is there, अपने मेंबर्स को हेल्प करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन एक बात और, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प does not mean that the societies provide goods and services at the cost price but help their members by earning proper profit. हमने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो सर्विंग के लिए, अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए क्रिएट की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने प्रॉपर प्रॉफिट्स को भी अर्न नहीं करेंगे. जेन्युइन प्रॉफिट्स के लिए वो वर्क करेंगी, बिकॉज दे हैव टू रन देयर सोसाइटी, दे हैव टू रन देयर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन. ठीक है, प्रॉपर प्रॉफिट वो अर्न करेंगी अपने कॉस्ट प्राइस पर. जितने पे ख़रीदा उतने पे वो प्रोडक्ट को अपने मेंबर्स को सेल नहीं करेंगी, उसमें सफिशेंट प्रॉफिट को ऐड करके वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे. मार्केट में होने वाले एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वो इस तरीके से वर्क करते हैं. राइट. द नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट. Equality of voting right, we have discussed this thing earlier. Every person has one voting right. Every member has one voting right in the society. The number of shares doesn't relate with its voting right. भले उसके पास बहुत सारे number of shares हैं, but that doesn't matter. The next is disposal of surplus. ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है बच्चों. Disposal of surplus means another important characteristic of the cooperative society is that its profit or surplus is utilized in the way. Profit और surplus का मतलब है सारी सोसाइटी के सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे को निकालने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, हम उसको या तो सरप्लस बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं. उसको वो डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे. 1/4 ऑफ द सरप्लस इज़ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व आपने अकाउंट्स में पढ़ा है. जितना भी सरप्लस उनके पास बचा हुआ है, सपोज उनके पास 1 लाख प्रॉफिट का बचा हुआ है या सरप्लस का बचा हुआ है, तो उसका 1/4 मीन्स 25,000 वो जनरल रिजर्व में अलग से रख देंगे. ठीक है. जनरल रिजर्व का मतलब फ्यूचर में होने वाली किसी भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट या इवेंट से कोप अप करने के लिए, से ओवरकम करने के लिए हम अपने अलग से कुछ सेविंग्स रखते हैं. दैट कैन बी कॉल्ड जनरल रिजर्व. और फिर उसके बाद है सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन विच द सोसाइटी हैपन्स टू बी वर्क. जिस एरिया में वो सोसाइटी में वर्क कर रही है, हमारा इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए 10% से ज़्यादा हम अपने सरप्लस का यूज़ नहीं करेंगे. 25,000 हम जनरल रिजर्व में रख लेंगे, 25,000 हम 10% मीन्स 10,000. 10,000 हम अपने सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोशल वर्क के लिए रखेंगे. राइट. द नेक्स्ट रिमेनिंग ऑफ सरप्लस इज़ डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ बोनस. लेकिन इससे पहले हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिविडेंड मीन्स लाभांश. इसका डिविडेंड का मतलब होता है हिंदी में लाभांश. अपने सरप्लस का 10% जितना भी उनका सरप्लस बचा है, जैसे मैंने बोला कि सपोज़ 1 लाख हमारे पास सरप्लस है, तो हम उस 1 लाख का 10% यानी 10,000 अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब मैं बताती हूँ कि डिविडेंड क्या होता है. डिविडेंड का मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊँ, लाभांश, लाभ का अंश. क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स ने हमारी फर्म में पैसा लगाया था, शेयर्स खरीदे थे जो उन्होंने, और उसके बदले में उन्होंने फर्म को जो पैसा दिया था, उस पैसे से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा उन शेयर होल्डर्स को दिया जाना डिविडेंड कहलाता है. और सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने टोटल सरप्लस का 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी. ठीक है. हमने 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया, 1/4. राइट. फिर उसके बाद हमने 10% अपनी सोशल वेलफेयर के वर्क में डाला, 10% हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और अभी भी जो सरप्लस हमारे पास बचा हुआ है उसको हम अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनमें हम एज अ बोनस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. राइट. द नेक्स्ट इज़ कैश ट्रेडिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नॉर्मली कैश ट्रेडिंग यानी नकद पर व्यापार किया जाता है, उधार का प्रावधान नहीं रखा जाता. लेकिन इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हमें बाउंड नहीं करता कि दैट वी कैन नॉट डू और वर्क ऑन
credit. We can do our work on credit, but generally cooperative society works on cash trading. Arrangement of finance. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पहला, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेल ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, कंपनी के जो सोसाइटी के शेयर्स हैं वो अपने मेंबर्स को बेचकर वो लोग पैसे अरेंज कर सकते हैं. गवर्नमेंट से ग्रांट मीन्स अभिदान उनको मिलता है, सहायता दी जाती है, और इसके अलावा वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट से, बिकॉज दे आर डूइंग द जेन्युइन वर्क फॉर देयर मेंबर्स एंड दे आर सर्विंग द सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके से उनको फिनेंस अवेलेबल हो जाता है. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. थ्रू द सोसाइटीज़ voluntarily associations, yet the government exercise its control from time to time by checking their accounts. जबकि ये वाली एसोसिएशन वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, अपने आप बनाई गई एसोसिएशंस होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनके ऊपर समय समय पर इनके अकाउंट्स को ऑडिट करती है, चेकिंग करती है. फॉर दिस पर्पज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हमें अपनी कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना है, और हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पर जाकर हम अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवा सकते हैं. वहां पर हमें रजिस्ट्रार के पास जाकर अपने अकाउंट्स की एनुअल रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको चेक करते हैं. दीज आर द features of cooperative organizations. Right students, now we will move to the next, formation of registration of cooperative societies. अब हम ये पढ़ेंगे कि cooperative societies का formation या फिर registration कैसे होता है. The formation or registration of cooperative societies comes under the Cooperative Societies Act 1912. मैं बहुत बार इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि हमारी वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं है. इसके द्वारा किया हुआ कोई भी काम वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक हम इसको रजिस्टर नहीं कराएंगे. राइट, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स के अपने सोसाइटीज़ एक्ट हैं. इन पर जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 वर्क नहीं करता. दे हैव देयर ओन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. ठीक है, those who want to establish cooperative societies, they have to submit their application to the concerned registrar. Suppose 5-6 लोग 10 लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो उनकी एरिया में रजिस्ट्रार ऑफिस है उनके पास जाकर उनको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म. और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या उनको मेंशन करना पड़ेगा. द फर्स्ट, द नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी, नाम क्या है उसका. ऑब्जेक्टिव, डिटेल ऑफ द शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल हम रखना चाह रहे हैं उसके लिए. राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स. द मेथड ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर और मेंबर इन द सोसाइटी, कैसे कोई भी पर्सन एक सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मिनिमम 10 मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम मेंबर्स 10 होने चाहिए. राइट, और मैक्सिमम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 10 हो सकते हैं और दूसरों सोसाइटीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है. मिनिमम 10 मेंबर्स होने ही चाहिए. 10 मेंबर से कम है तो वो वैलिड नहीं होगा. राइट, द नेक्स्ट, द रूल ऑफ द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं. इस तरीके से ये सारी थिंग्स हमें उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ेंगी. अगर हमारा रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल्ड कंटेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो हमारी उस एसोसिएशन को रजिस्टर कर देता है. ठीक है, और वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाता है. Students, I think enough for the day. Now we will discuss some more points about this cooperative societies in our next video. Bye bye students.